हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो विश्लेषण में हम लोग बात करने जा रहे हैं नक्सलिज्म के बारे में। अभी एक रिसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अभी जो रिसेंट जो घटना हुआ है ये एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें कि 22 पुलिस पर्सनल का नक्सलवादियों के द्वारा जो घात लगा के अटैक किया गया, तो उसमें 22 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठा रही है कि नक्सलिज्म में अभी भी कहीं ना कहीं पनप रहा है या नक्सलिज्म अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और नक्सलिज्म पे अभी पे जो सरकार का जो दावा किया गया था कि उन लोग को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस या फिर उन लोग को नई धारा या मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, बहुत हद तक देखा जा रहा है कि अभी भी ये नाकाम है। अभी रिसेंटली हम लोग इसको जब एग्ज़ाम की बात करें तो रिसेंटली जो घटना हुआ उसके साथ हम लोग इसको इंट्रोडक्शन के रूप में स्टार्ट करेंगे। रिसेंट घटना यही हुआ कि 22 पुलिसकर्मी सुकमा ज़िले में, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में जा रहे थे, उसी बीच में घात लगाकर नक्सलवादियों के द्वारा अटैक किया गया और उसमें 22 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए। उसको लेकर फिर जांच के लिए DIG, STF और CRPF फोर्स जो है उसके काउंटर के लिए मतलब एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि नक्सलिज्म में अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। नक्सलिज्म का ग्रो होने का कारण क्या है, नक्सलिज्म का वजह क्या है। नक्सलवादी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको मेन कहा जाता है, यहीं से राइज होता है। नक्सलिज्म के कारण है उसके जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर नक्सलिज्म। पहला, फॉरेस्ट रिसोर्स, जंगल के जो भी हमारे स्रोत होते हैं उस पर पूरी तरह से जो वहाँ के ट्राइबल पीपुल, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका पूरा अधिकार नहीं हो पाता है। वहाँ उसमें भी इंक्रोचमेंट होता है, कुछ ठेकेदार या कुछ बड़े लोग जो होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं और उनके रिसोर्स पे भी कब्जा कर लेते हैं, तो कर सकते हैं। दूसरा है पुअर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जो साइड एरिया हो गया, जो डिफ़िकल्ट एरियाज है, वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे करप्शन देखा जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम्स, जो सुविधाएं दी जाती है वो भी उन तक सही ढंग से नहीं पहुँच पाता है। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर हो गया रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब हो गया क्षेत्रीय भेदभाव। उसके बगल के क्षेत्र में जहाँ पे कि बहुत अच्छा फसल होता है या फिर किसी के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो ये भी देखा जाए तो एक मुद्दा बन जाता है। यानी क्षेत्रीय असमानता भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है नक्सलिज्म का पनपने के लिए। चौथा देखिए जॉब। अब चूंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं उतना हो पा रहा है, तो इस वजह से भी नक्सलिज्म की ओर जो यूथ हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। पांचवा देखें लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार जो है अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास रहने के लिए, खाने के लिए भी ज़मीन नहीं है, तो वो अपने हक के लड़ाई के लिए उन लोग हथियार या फिर गलत साधन, गलत माध्यम उठा लेते हैं। तो हमारा लैंड रिफॉर्म भी सही नहीं है। और उसके बाद में छठा देखें तो जोग्राफिकल टेरेन, मतलब ऐसे कुछ भौगोलिक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा घना जंगल है या फिर ऊंचा पहाड़ पठार है, तो वैसे में उन लोग को छिपने का एक जगह बन जाता है। तो इस कारण नक्सल जो है वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये भी एक वजह है बढ़ने का। और उसके अलावा सातवां में हम लोग देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग जोड़ सकते हैं। अदर्स, पॉवर्टी, गरीबी एक कारण है। शिक्षा, डेवलपमेंट, विकास उस एरिया में अगर विकास से वंचित हो जाता है तो। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कोई वहाँ पर वैसा ढांचा नहीं बन रहा है जो कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे या फिर ज़्यादा उस एरिया में डेवलपमेंट हो। उसके साथ साथ वहाँ पर देखिए कनेक्टिविटी, मतलब प्रॉपर रोड नेटवर्क या रेल नेटवर्क वहाँ पर नहीं हो पा रहा, इस वजह से वहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, नक्सलिज्म को पनपने के लिए। अब इसको कर्ब करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इसके लिए मेजर्स अपनाया गया है। तो गवर्नमेंट मेजर्स टू कंट्रोल द नक्सलिज्म, स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म। पहला देखें इंसेंटिव्स टू सरेंडर। तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया है कि जो नक्सल से प्रभावित हैं, जो नक्सल में हैं या फिर जो नक्सली हैं, अगर वो चाहते हैं कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ें तो उनके लिए इंसेंटिव, उनको उसके लिए फ़ायदा दिया जाएगा, उनके बच्चों को स्कूल में फ्री पढ़ाई दिया जाएगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोई मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से सरकार के द्वारा किया गया तो उन लोग अपना आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा से जोड़कर अपना जीवन यापन शुरू करें। तो ये सरकार के द्वारा प्रयास है। दूसरा देखिए पेशा। पेशा हो गया पंचायत एक्सटेंसिव शेड्यूल एरियाज 1996। पेशा था पंचायत एक्सटेंसिव शेड्यूल एरियाज, मतलब जो अनुसूचित
जाति या जनजाति का जो एरियाज है, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे पंचायत का ही यानी ग्राम पंचायत को फुल पावर दिया जाए और उसको पावर को एक्सटेंड किया जाए कि वहाँ के जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं उस पर ग्राम पंचायत का ही यानी ग्राम सभा का ही पूरी तरह से हक हो। तो ये पेशा 1996 में लाया गया था और ये भी एक सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुख्य जो कारण हो रहा था नक्सलिज्म में पनपने का वो था कि जंगल में जो रिसोर्स होते हैं, जो वहाँ पे संसाधन है, उस पर बाहर के लोग आके अतिक्रमण कर लेते हैं, उसका कब्जा कर लेते हैं और उनका रिसोर्स का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो ये पंचायत एक्सटेंसिव शेड्यूल एरिया 1996 ला के ग्राम सभा को वहाँ पे मूल अधिकार दिया गया था। तीसरा देखें, रेगुलर मीटिंग। गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि नक्सल और बिहार सरकार, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस पर डिस्कशन करें, इस पर बात करें कि आपकी क्या समस्या है और समस्याओं सुनें और उनको दूर करने का प्रयास करें। तो भारत सरकार ही हमेशा कोशिश करती रही है, बिहार सरकार भी कोशिश करती रही है। चौथा देखें, सजेशंस फॉर वेलफेयर। लोगों से, उन लोग से सजेशन ले कि उनके कल्याण के लिए, जो ट्राइबल पीपल्स हैं या फिर जंगल में और भी जो लोग रहते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या क्या किया जाए। तो सजेशन भी लेना जरूरी है कि उनकी वेलफेयर कैसे, उनको कल्याण किया जाए। पांचवा देखें, कंट्रोल ऑन स्मगल आर्म्स। सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है कि आखिर उन लोगों के पास में हथियार आता कहाँ से है। ये एक बहुत बड़ा एक स्रोत है। तो हथियार को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है, जितना भी स्मगलिंग होता है आर्म्स, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंट्रोल करने का इसका प्रोसेस अपनाया है। तो ये भी सरकार का एक अच्छी पहल है। और जो छठा में देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में मतलब इसको आप अलग से भी देख सकते हैं कि समाधान। समाधान किसके लिए आया था? प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समाधान किसके संबंधित है। तो समाधान बेसिकली ये नक्सल को कंट्रोल करने से ही संबंधित एक है। ये जो होम मिनिस्ट्री है भारत सरकार के, जो गृह मंत्रालय, उसके द्वारा ये इनिशिएट किया गया था। ये है क्या? एक तरह से कहा जाए तो योजना एक बनाया गया था कि कैसे हम लोग नक्सलिज्म को कंट्रोल कर सके। एस समाधान में S4 हो गया स्मार्ट लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप की ज़रूरत है। एस हो गया अग्रेसिव स्ट्रेटजी, नक्सलवाद के खिलाफ हमारा आक्रामक नीति होना चाहिए। और तीसरा हो गया मोटिवेशनल ट्रेनिंग। एम से हो गया मोटिवेशनल ट्रेनिंग, मतलब उन लोगों को मोटिवेट करते रहना है कि अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचें, मोटिवेट करते रहना है। और उसके अलावा है एस पे हो गया एक्शनेबल इंटेलिजेंस, मतलब एक अच्छा से सोच से समझ बुझ करके एक उसको लिए एक्शन प्लान किया जाए। डैशबोर्ड, उन लोगों का जो डाटा है या कौन से ऐसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उन सब पर ध्यान दिया जाए, उसके लिए डैशबोर्ड बनाया जाए। और हाईनेस टेक्नोलॉजी, जो नई तकनीक है उसको इस्तेमाल करके नक्सल को पकड़ा जाए। और छठा हो गया एक्शन प्लान, एक अच्छा एक बिग प्लान बनाया जाए कि कैसे इस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी एक्शन लिया जाए कि इसको नक्सलिज्म को कर्ब कर सके, कंट्रोल कर सके। और छठा है नो एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब उन लोग का जो वित्तीय संसाधन होता है, जहाँ से उन लोग का फिनांस होता है, जहाँ से उन लोग का पैसे पहुँचाया जाता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, तो ये सब पे कंट्रोल करने का भी ये कोशिश किया गया है। तो उन लोग को फाइनेंस से मतलब एसेस नहीं, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाए गलत पैसा, जो खासकर मनी लॉन्ड्रिंग से जो आता है। तो ये समाधान है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे स्टेप्स जो हैं उठाए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि आप क्या सजेशन देते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आप मेंस में लिखते हैं तो आपका सजेशंस बहुत मायने रखता है। आप अभी तक क्या लिखे इसके कारण देखें, गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव देखें, गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स देखें कि क्या क्या स्टेप लिए गए। अब यहाँ पे आता है कि आपका क्या सजेशन, आप कैसे नक्सलिज्म को रोक सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है वही है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट कर दें। जिस एरिया में नक्सलिज्म ज़्यादा पनप रहा है या ज़्यादा वहाँ पे पाया जा रहा है, उस एरिया में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट काम को हम लोग काफ़ी तेज़ कर दें, जिससे क्या हो जाए कि वहाँ पे हमारा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, वहाँ पे लोगों में जो नाराज़गी है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो सबसे पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें। दूसरा हो गया कि जो ट्राइबल का जो रिसोर्स है, जंगल में उन लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक जंगल के संसाधन पर उनका पहला हक होना चाहिए। तो उनका जो, जैसे कि जंगल के जो प्रोडक्ट होते हैं, जंगल में बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो कि बहुमूल्य होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, वैसे फल पे मार्केट से लोग जाते हैं, उस फल को लेकर चले आते हैं। वहाँ पे उन लोगों के लिए इसका रिसोर्स का फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का जो रिसोर्स है वो ट्राइबल्स के डेवलपमेंट में ही काम आए। और तीसरा हो गया रिहेबिलिटेशन,
अब वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनता है तो, या फिर जंगल का कटाई होता है या रोड बनता है, तो वहाँ के लोग माइग्रेट करते हैं। तो उन लोग माइग्रेट करते हैं तो उन लोग का ठीक से बसाव नहीं होता है, उन लोग को पुनर्वास ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं। इसको लेकर दिलीप भुरिया का एक कमेटी भी बना गया था, जिसमें कि रिकमेंडेशन भी दिया था रिहेबिलिटेशन के लिए। चौथा हम लोग देखें तो ट्रस्ट गेन, हम लोग को नक्सलिज्म जो नक्सल हैं उनसे विश्वास में लेना होगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से उनकी नाराज़गी होती है, और अगर नाराज़गी है तो हम लोग बात कहना चाहें तो बात कहने के लिए उनको विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रस्ट गेन करना भी ज़रूरी है। और पांचवा देखिए गुड गवर्नेंस, उस एरिया में डेवलपमेंट या लॉ एंड ऑर्डर या फिर प्रशासन की व्यवस्था या वेलफेयर सिस्टम, यानी उस एरिया का जो गवर्नेंस है एक बहुत अच्छा अगर ढंग से गवर्नेंस किया जाए तो वहाँ पर स्थिति बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो गुड गवर्नेंस भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और फिनांस, यानी वहाँ का जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो गलत माध्यम से उन लोग तक पैसे पहुँचता है, या फिर उन लोग को जो फिनांस करता है नक्सलिज्म बढ़ाने के लिए, उस पर अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा नक्सल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग देखें, पहले हम लोग देखें कि अभी घटनाओं को रिसेंट जो इंसिडेंट है उसके बारे में मेंशन किए, फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं नक्सलिज्म के लिए, उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से मेजर्स या इनिशिएटिव लिया गया कि कंट्रोल किया जाए, और उसके अलावा फिर हम लोग अपना सजेशंस में हम लोग ये 6 पॉइंट हम लोग गिना। तो आई होप कि नक्सल से संबंधित कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। और ये नक्सल कैसे पनपा, क्या हुआ, इसके बहुत सारे इतिहास है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं। आप मेन एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत सटीक और सही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।